तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन क्या है वो बताया था। इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये बताया था। साथ में मैंने बताया था फंक्शन। क्या बताया था फंक्शन के लिए? इफ वी हैव नो एनी रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन देन इट इज फंक्शन। फिर हमने बताया था आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, और उसके लिए 2-3 एग्जांपल और एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया था। अब आज अपने पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव एंड नंबर 4 इक्विवेलेंस। तो कितने तरह के बताए हमने? 4 तरह के रिलेशन है। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक, नंबर 3 ट्रांजिटिव, नंबर 4 इक्विवेलेंस। तो अब इसमें इस तरह से लिखना शुरू करो। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वी हैव 4 types of relations. We have 4 types of relations. Number 1, reflexive. Number 1, reflexive. चला है? अब रिफ्लेक्सिव क्या है? अब जरा ध्यान देना। तो अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड reflexive if A belongs to R, or we can write A is related to A। यानी कि अगर कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू एक रिलेशन है। अगर मैं कहूं आपको 5 इक्वल टू 5, यस इट इज करेक्ट। 3 इक्वल टू 3 करेक्ट, x इक्वल टू x करेक्ट, a इक्वल टू a करेक्ट। बस समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो इक्वल टू रिलेशन है वो क्या करता है? सेम एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही एक दूसरा रिलेशन की बात करते हैं, और रिलेशन है ग्रेटर देन। क्या है रिलेशन? तो 5 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू है क्या? 10 इज ग्रेटर देन 10, नहीं। यानी कि मैं ये नहीं लिख सकता a इज ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब हुआ ग्रेटर देन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर कोई रिलेशन दो सेम एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट करता है, if any relation exists between two same element then relation is called reflexive। बात समझ में आ रहा है? जैसे इक्वल टू हमने बोला, इक्वल टू कैसा है? रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बात समझ में आ रहा है? रिलेशन फ्रेंड क्या रिफ्लेक्सिव है? रिलेशन फ्रेंड क्या रिफ्लेक्सिव है? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन? आप खुद। ये बात अलग है, आज की डेट में हम अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप खुद हो। यानी कि आप अपने फ्रेंड भी हो, तो इसका मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जरा ध्यान देना, फादर इन द सेट ऑफ चिल्ड्रंस। अगर ए और ए सेम चिल्ड्रन है तो उसके फादर भी क्या होंगे? सेम होएगा। ठीक है। पैरेलल लाइंस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। आई बात समझ में? लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। एक लाइन क्या अपने साथ ही 90 डिग्री का एंगल बना सकता है? आंसर है नो। तो परपेंडिकुलर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बात समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या कहा? एनी रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, और वी कैन राइट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ए। बात समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरा हेडिंग डालो। क्या डाल रहे हैं? सिमेट्रिक। अब ऐसा, इफ AB belongs to R, then BA also belongs to R। अब इसको और करके देखो कैसा लिख रहे हैं। और A is related to B, then इसको if से स्टार्ट कर दो। If A is related to B, then B is also related to A।
बात समझ में आया मैंने क्या लिखा? अब जैसा वापस से जो मैंने एग्जाम्पल लिया था मैं वहीं पर आ रहा हूं। A इज ग्रेटर देन B, तो उल्टा बोल सकते हैं क्या B इज ग्रेटर देन A? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। A इक्वल टू B, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं B इक्वल टू, तो रिलेशन इक्वल टू कैसा है? सिमेट्रिक। A एंड B हैव सेम फादर, तो B एंड A हैव सेम फादर। A is a friend of B, then B is a friend of A. समझ में आ रहा है? लाइन L1 is perpendicular to line L2, then ये भी तो कह सकते हैं लाइन L2 is perpendicular to line L1, सेम पैरेलल के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक एलिमेंट AB किसी रिलेशन R के लिए है तो उसका रिवर्स BAB R में होना चाहिए। तो इसे शॉर्ट करके इससे लिख सकते हैं if A related to B then B is also related to A, तो ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक। हुआ कंप्लीट? अब इतना आने के बाद नेक्स्ट, अब तक हमने दो रिलेशन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं किसके लिए? कौन सा बताया था, मैं भूल गया। ट्रांजिटिव था क्या? हाँ यस। तो नंबर 3 ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव, अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है जरा ध्यान देना। इफ AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R, और या फिर ऐसा लिखे if A related to B, B related to C, then A is related to C। लिखा? अब एक बार वापस आते हैं जो हमने अभी तक एग्जांपल लिया। इक्वल टू A इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो क्या A इक्वल टू C होगा? तो इसका मतलब रिलेशन इक्वल टू इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 1। नंबर 2, अब जरा देखिए, अब लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, L2 इज पैरेलल टू L3, तो हम कह सकते हैं ना L1 एंड L3 आर, समझ में आया क्या ये तीन लाइन? लेकिन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या हम ये कह सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? नहीं, पैरेलल निकलेगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ट्रांजिटिव नहीं है। रिलेशन फ्रेंड, अब वापस से आ रहे, रिलेशन फ्रेंड क्या ये ट्रांजिटिव है? A इज अ फ्रेंड ऑफ B, B इज अ फ्रेंड ऑफ C, तो ये कंपलसरी ऐसा जरूरी नहीं है कि A इज अ फ्रेंड ऑफ C। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी आप लोग हेरम कोचिंग क्लास में आते हो तो यहां पर आपका एक फ्रेंड है, आप कॉलेज जाते हो वहां दूसरा फ्रेंड है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज का फ्रेंड इस यहाँ के आपके फ्रेंड को पहचानता रहेगा या फिर उसको जानता रहेगा। तो बात समझ में आ रहा है कि ऑलवेज यानी कि हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? तो ये तो आ गया क्या? ट्रांजिटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट 4th इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ऐसा लिखो उसमें एनी रिलेशन which is reflexive, comma symmetric, comma या एंड लिखो, एंड ट्रांजिटिव, कॉमा मत डालो, एंड ट्रांजिटिव is called equivalence relation, is called equivalence relation। तो बात समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला आपको? कौन सा यहां पर कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है
सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स नोट करते हैं। अब जरा देखते हैं एग्जांपल्स। अब मैं यहां पर टर्म लिख रहा हूं एक तरफ, फिर यहां पर मैं नोट कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। तो अब जरा देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास रिलेशन जो हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? इक्वल टू। रिलेशन क्या है? इक्वल टू। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस। क्या सिमेट्रिक है? क्या ट्रांजिटिव है? तो ये क्या है? इक्विवेलेंस भी है। तो पहला तो ये आ गया हमारे पास। नंबर 2, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं? ये समझा ना? पैरेलल लाइंस। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक है? ट्रांजिटिव है? तो ये इक्विवेलेंस भी होगा। थर्ड, अब हमने यहां पर लिया ये, तो क्या 90 डिग्री है ना? तो परपेंडिकुलर, एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? नो। इफ लाइन L1 is perpendicular to line L2, then opposite L2 is perpendicular to L1? Yes, true। लेकिन ये यहां भी फेल हो जाएगा तो इधर भी फेल होएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर नंबर 4, चलो पहले कुछ अलग देता हूं। फोर्थ, अब मैं यहां पर ले रहा हूं साइन कौन सा? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? सिमेट्रिक होता है? ट्रांजिटिव? अरे होता है। अब कैसा? अब जरा ध्यान देना, ट्रांजिटिव कैसा हो रहा है? ध्यान से सुनना। 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो देन 5 इज ग्रेटर देन 2। हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। फिर से देखिए, हमने क्या कहा? ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं। 5 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम 5 और 2 को रिलेट कर सकते हैं ना सेम रिलेशन से। क्या 5 इज ग्रेटर देन 2? तो समझ में आए क्या या नहीं? ऋग्वेद कुछ और सोच रहा है तो बैठ के, जैसा लग रहा है। नहीं, पक्का ना? तो यानी कि ये इक्विवेलेंस तो फेल हो गया। फिफ्थ, हम लोग यहां पर वापस इस बार क्या ले रहे हैं? लेस देन। तो लेस देन भी हमारे पास सेम आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और वो किस तरह से आएगा? अब जरा देखें, अगर हम लेस देन पे जा रहे हैं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। सिमेट्रिक है? नो। ट्रांजिटिव आएगा, लेकिन फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा। अरे भाई रुक जा कहीं, ये तो होगा। ठीक है। अब इसके बाद सिक्स्थ वन, अब आते हैं हम लोग सेक्स रिलेशन, और ये क्या ले रहे हैं? सिमिलर ट्राइंगल। ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, जरा ध्यान देगा। तो सिमिलर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब सिमिलर ट्राइंगल ना एक्चुअली पहले 10th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता था, अभी वो खत्म कर दिया उन्होंने। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव। ये सब थ्योरम थी 10th स्टैंडर्ड में। इफ ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, तो हम उल्टा भी लिखते थे, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1। ये भी थ्योरम था। एक थ्योरम था, ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 3, देन 1 इज सिमिलर टू 3। तो ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये साथ में क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस। नंबर 7, रिलेशन फ्रेंड। क्या रिफ्लेक्सिव है? यस। सिमेट्रिक है? यस। ट्रांजिटिव है? नो। इक्विवेलेंस भी फेल हो जाएगा। अब आते हैं 8th हमारे पास, सेम फादर इन सेट ऑफ चिल्ड्रंस। तो पहला तो समझ में आ रहा है, अगर ए और बी के फादर सेम है तो बी और ए के फादर भी, ए बी के फादर सेम है, बी और सी के फादर सेम है, तो ए और सी के फादर, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो बात समझ में आ रहा है क्या?
तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर रिलेशन है, और भी रिलेशन नोट किया सकते हैं, बस इतने सफिशिएंट है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बेसिकली समझ में आया? अगर कोई रिलेशन दो सेम एलिमेंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अगर आप उसको रिवर्स करके लिखते हो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो भी क्या है? फिर सिमेट्रिक। अगर ए बी और बी सी के साथ रिलेटेड है और ये भी निकल जाए कि ए और सी रिलेटेड है तब ट्रांजिटिव, और अगर ये तीन होंगे तभी क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। अब चलो अब जरा यहां देखें, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन और ऑप्शंस इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एग्स इन अ बॉक्स। स्मॉलर देन आपको मैंने अभी वहां पे बताया था, सिर्फ क्या होता है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है क्या इधर? तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज द राइट ऑप्शन। हाँ क्या बोल रही है? नहीं नहीं, उसने बोल दिया ना स्मॉलर, उसमें सजेस्ट का रहता है। हाँ, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव। अब आते हैं इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इक्वल टू सब थे। अगर इसमें ई दिया है तो डायरेक्टली क्या करना है? ई मार्क करना है। ई मार्क किया तो ये अंडरस्टूड है कि ये अपने आप मार्क हो गए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तभी क्या होता है? इक्विवेलेंस। तो ये हमारे पास। अब यहां पर आ जाए नेक्स्ट। अब देखो ये एग्जांपल मैंने लिखा था, हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहां भी क्या था? ये इक्विवेलेंस था ना, सारी कंडीशन होल्ड कर रही थी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रही है हमसे? इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ गिवन प्लेन। एक ही कंडीशन वेरीफाई हुई थी, कौन सी? सेकंड, सिमेट्रिक। तो बी इज द राइट ऑप्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट, इज रेसिप्रोकल ऑफ। अब ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी मैं वहां पे लिखवा देता तो अच्छा रहता था। इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो रेसिप्रोकल में सिर्फ एक ही कंडीशन वेरीफाई होती है, सिमेट्रिक। इफ ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बी देन बी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो इसका मतलब सिमेट्रिक है क्या? यस। तो ए इज द राइट ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हमने यहां पर डिस्कस किए, तो सिर्फ मार्किंग करना था। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ लो आप, वहां भी रिलेशन कौन सा दिख रहा है? इक्वल टू दिख रहा है ना। और क्या बोला है उसने यहां पर? अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं आर एस टी और ई, तो इक्वल टू तो कैसा है? इक्विवेलेंस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? डी इज द राइट। चलो हो गया यहां तक। अब आ जाए नेक्स्ट, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। क्या लिख रहे हो? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। एक्स को अपोजिट शिफ्ट कर दो तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो देयरफॉर, तो रिलेशन हुआ कौन सा यहां पर? इक्वल टू। और इक्वल टू तो हर तरह का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या कोई नेचुरल नंबर अपना ही स्क्वायर होता है? नहीं, सिर्फ एक जगह होता है, 1 का स्क्वायर 1, बाकी तो सब उल्टा ही है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, फेल। अब आप क्या कह सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है? 2 का स्क्वायर 4, तो उल्टा 4 का स्क्वायर 2 होगा, 16 हो जाएगा। ये यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब देखते हैं यहां, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 का स्क्वायर 16 आएगा क्या? पक्का? या किसी और नंबर के लिए ऐसा? सिर्फ 1 के लिए एक बार होगा, बाकी किसी के लिए नहीं। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड सो ऑन। ये तो आसान आसान से खत्म हो गए। अब आते हैं यहां पर, अच्छा आप जरा प्रॉपरली देखना। इफ ए हैज 32 एलिमेंट्स, बी हैज 42 एलिमेंट्स, ए यूनियन बी हैज 62 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आप सबको मालूम है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं? 62। ए में कितने एलिमेंट हैं? 32। बी में कितने एलिमेंट हैं? 42। तो समझ में आ रहा है ना, ये मिल जाएगा अपने को। ए इंटरसेक्शन बी मूव कर दो ऐसा, तो इसका मतलब क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 32 प्लस 42 74 और माइनस 62 12 आ रहा है क्या? तो देखो कहीं ऑप्शन है 12, तो ए इज द राइट ऑप्शन। अब जरा देखते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 13 लाइक टी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। अब जरा ध्यान दो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वेन डायग्राम का यूज कर। अब ये मेरे पास टी और ये कॉफी, जरा समझ के लेना किस तरह से। 8 ड्रिंक टी यानी कि, और उससे साथ में बोला बट नॉट कॉफी, यानी कि ये जो यहां से यहां तक एलिमेंट हैं इसमें सिर्फ कितने आ रहे हैं? 8। जबकि टोटल कितने थे इस सर्कल में? टी वाले 13 है ना, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 13 माइनस 8 इज इक्वल टू, बात समझ रहा है? अब टोटल कितने थे यहां पर? 20 थे। 20 में से 13 के बारे में तो यहां डिस्कस हो गया, तो बाकी बचे हुए यहां पर आ जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली 20 माइनस ये क्या मिल रहा है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट, तो ये 7 वाला ही तो है ना केस, ये वाला जो आपके पास आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 7। तो यहां पर वेन डायग्राम का यूज करके ज्यादा इजी यार ये आपको मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देना, ये बहुत सिंपल है और आपको मालूम है क्या करना है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट, आपको याद है फॉर्मूला क्या था? 2 रेज टू n, तो 3 एलिमेंट है ना, 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, सी इज द राइट ऑप्शन। चलो हुआ क्या कंप्लीट। अब ये क्या कह रहे हैं, द सेट्स v is equal to x such that x plus 2 is equal to 0, r x such that x square plus 2x equal to 0, and s x such that x square plus x minus 2 is equal to 0 are equal to one another if x equal to। इनमें सबसे इजियर कौन सा इक्वेशन सॉल्व करने को है? और अब x का वैल्यू क्या मिलेगा? खत्म, इज द राइट ऑप्शन। और तो कुछ आना ही नहीं ना, पहले सेट से सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है? -2, तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही होगा -2। अब बाकी में डाल के देखो सब जगह 0 आ जाएगा, तो यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए। आगे चलें। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो सम है, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। इफ द यूनिवर्सल सेट E x such that x is a positive integer less than A is 2, 6, 8, 14, 22 and B is 4, 8, 10, 14, then which statement is true? बताओ देख के कौन सा ट्रू है। सॉल्व करना पड़ेगा क्या? फर्स्ट वन वाला ठीक है, बिना सॉल्व किए। यस, डिमॉर्गन्स लॉ हमेशा वैलिड है, सॉल्व करने का जरूरत है ही नहीं। आई बात समझ में? तो यहां पर बिना बात का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपने को दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। चलो ये भी आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। The set P has 3 elements Q, 4 and R 2. Then the set P, Q, R contains, याद है ना मैंने आपको बताया था, तो क्या करना है? 3 into 4 into 2 is equal to 24, तो 24 elements। अब जरा देखें क्वेश्चन गिवन A is equal to 2, 3, B is equal to 4, 5, C is equal to, then A cross B intersection C इज इक्वल टू, पहला ए में कौन से एलिमेंट है? 2 and 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट? बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का कॉमन।
तो अभी तो आप समझ गए। तो यहाँ पर जब आप पेयरिंग करोगे तो 2 5 3 5, देखो है क्या कोई ऑप्शन? तो ए इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट। अ टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, out of it 28,000 read newspaper X, 23,000 read Y, while 4,000 read both the papers. The number of persons not reading X and Y both. तो हमें बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। आई बात समझ में? अब जरा समझने की कोशिश करो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स न्यूज़पेपर X एंड Y। तो अब जरा देखो मैं यहाँ पर किस तरह से इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मुझे क्या लिखना था? यूनियन। अब ये हमारे पास X यूनियन Y इज इक्वल टू N ऑफ X प्लस N ऑफ Y माइनस N ऑफ X इंटरसेक्शन Y। अब जरा समझने की कोशिश करना। NX क्या है अपने पास? 28,000, NY 23,000 और माइनस 4,000। 23 और 28 51, 51 माइनस 4 तो 47,000 लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? बिल्कुल रिक्वायर्ड नंबर भाई टोटल तो था 50,000 ना, तो 50,000 में से क्या माइनस कर लो? 1000। तो ये क्या रह जाएगा? है कहीं आंसर? तो बी इज द राइट ऑप्शन। तो समझ में आया क्या क्या हमने? विदाउट NX यूनियन Y का मतलब ऐसे लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और वो नंबर कितना निकल के आया? 47,000। तो 50,000 में से अगर 47,000 माइनस कर लें तो 3,000 लोग ऐसे थे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A is equal to 1 2 3 5 7, B is equal to 1 3 6 10 15, then cardinal number of A minus B। तो पहले A minus B फाइंड आउट कर लेते ना। A minus B का मतलब एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन 1 नहीं आएगा, 2 आएगा ना, 3 भी नहीं आएगा, 5 और 7। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, और कार्डिनल नंबर मैंने बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिक्वायर्ड कार्डिनल नंबर इक्वल टू 3। अब यहां पे देखो इन्होंने बोला है विच ऑफ द डायग्राम इज ग्राफ ऑफ फंक्शन। इनमें से कौन सा डायग्राम ग्राफ को बता रहा है या फंक्शन को बता रहा है? सॉरी, कौन सा ग्राफ फंक्शन को बता रहा है? A B C D। A पक्का A। और बोलो, चलो A आ गया, कुछ लोगों ने ये बताया। सब लोग ये बोल रहे हो? नहीं बोल रहे, कुछ तो बोलो फिर। B C D, और अगर बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो ये भी बताना है। देखो मैंने पहले ही बोला था फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट नॉट रिपीटेड रहता है। अगर सपोज दैट ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, यहाँ पर x1 x2 और x3, तो ये पॉइंट क्या होगा यहाँ वाला? x1 कॉमा y1। इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? 3। तो x1 तो रिपीटेड है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होने वाला नहीं। यहां पर क्या ऐसा होगा? नहीं। आप जिस पॉइंट पे जाएंगे y का एक अलग वैल्यू मिलेगा, यानी x एक हमेशा नया वैल्यू मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 मार्क कर दूं, यहां पर क्या कर दूं? 1 और ये 2, फिर 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2। और मान लो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने पास? सॉरी, -2, 0। यहां पर क्या आ जाएगा? -1 1, फिर क्या आ जाएगा? 0 0, फिर क्या आ जाएगा? 1 1, फिर क्या आ जाएगा? 2, 0। आप जितने भी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा हर बार x का एक नया वैल्यू आ रहा है ना, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन होगा। अब आप इसको भी चेक कर सकते हो।
अब जरा ध्यान दो, ऐसा मैंने लाइन डाल दिया और यहां पर क्या है x1, इधर क्या है मेरे पास सपोज दैट y1 और इधर क्या है y2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 कॉमा और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, वापस से x1 क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह से यहां पर अगर आप देखें तो दो जगह अपने पास सेम पॉइंट x1 चले जाएंगे, तो ये भी फंक्शन होने वाला नहीं। एक बात याद रखना, फंक्शन जब भी होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ब्रेक नहीं होगा। तो उस सेंस में भी ध्यान दें तो पहला और लास्ट यानी फर्स्ट एंड लास्ट तो डायरेक्टली कैंसिल होता है क्योंकि ब्रेक होके चल रहा है। तो ऑप्शन या तो यहाँ पे हो सकता था या फिर यहाँ पे। तो हमने इसको क्यों लिया, समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज डिफर या डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास, तो 18 का कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। At a certain conference, 100 people, there are 29 Indian women and 23 Indian men. Out of these Indian people, 4 are doctors and 24 are either men or doctors. There are no foreign doctors. The number of women doctors attending the conference. जो भी डॉक्टर है सब इंडियन है, ये समझ में आ रहा है। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 24 जो लोग हैं आइदर मैन हैं या फिर डॉक्टर। अब जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ मैन और डॉक्टर इज इक्वल टू, जरा ध्यान देना, मैन प्लस नंबर ऑफ डॉक्टर्स माइनस नंबर ऑफ मैन एंड डॉक्टर। इसमें से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, ये है क्या अपने पास, मैन और डॉक्टर, यस, क्या है 24 इज इक्वल टू, अब इसके बाद क्या नंबर ऑफ मैन मालूम है क्या 23, क्या नंबर ऑफ डॉक्टर्स मालूम है 4। ये हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ना फिर कि कितने इंडियन मैन डॉक्टर्स है, समझ में आ रहा है क्या, 24 प्लस 3, 23 प्लस 4 27, और ये 24 उधर जाके क्या हो जाएगा लेस, तो एन ऑफ मैन एंड डॉक्टर इज इक्वल टू, तो अब आप समझ में आ रहा है क्या, 4 डॉक्टर थे, डॉक्टर सब इंडियन है, जिसमें से 3 मैन डॉक्टर है, तो विमेन डॉक्टर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ विमेन डॉक्टर इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड विमेन डॉक्टर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ट्रिक समझ में आया, हमने क्या यूज किया, तो हम मैन और डॉक्टर्स के साथ गए तो वहां देखा हमने कितने इंडियन मैन जो हैं वो डॉक्टर है, तो नंबर क्या निकल के आ गया 3, तो 4 डॉक्टर थे तो डेफिनेटली 1 फीमेल डॉक्टर होगी जो इंडियन होंगी। क्वेश्चन नंबर 20 लिख सकते हो ना अपने आप, बोलो जरा क्या आएगा आंसर, 4। लेट A इज इक्वल टू AB, set of subsets of A is called power set denoted by PA। तो what is NPA है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला 2 रेज टू n, तो 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4, तो B इज द राइट आंसर। Out of 2000 employees in an office, 48% preferred coffee, 54% like tea, 64% used to smoke. Out of the total, 28% use C and T, यानी coffee and tea, 32% used T and S, 30% preferred C and S, only 6% did not, none of these, या did none of these. The number of having all the three, कितने लोग ऐसे हैं जो ये तीनों तरह की चीजें ले रहे हैं। अब एक बात तो जरा ध्यान देना, ये परसेंटेजेस में है, टोटल कितने लोग हैं ऊपर 2000। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ जरा देखें, मैं परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर नंबर ऑफ, अब इसने कॉफी से स्टार्ट किया था, C यूनियन T यूनियन S इज इक्वल टू N ऑफ C प्लस N ऑफ S, फिर माइनस थे ना, माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन T माइनस N ऑफ और प्लस N ऑफ
ऐसे ही था, जो वैल्यूज मिली हैं वो रिप्लेस करते हैं। अच्छा 6% कुछ भी नहीं ले रहे, तो डेटा कितने परसेंट का है? 94। ये बात समझ में आ रहा है क्या? यहां पर मैं लिख देता हूं 100 - 6 = 94, क्योंकि 6% कुछ भी यूज नहीं कर रहे। अब जरा देख के बताओ, कॉफी लेने वाले कितने लोग हैं? 48। टी लेने वाले 54। स्मोक करने वाले 64। और कॉफी एंड टी लेने वाले 28। फिर टी एंड स्मोक करने वाले 32। कॉफी एंड स्मोक 30, सॉरी माइनस रहेगा, -30, और ये प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। अब जरा इन सबको सॉल्व करो, यहां ध्यान रखना माइनस है, तो अब इनको जरा अरेंज कर दो, ये पूरा सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है? 48 + 54 + 64 -28 -32 -30, ये आ गया 60। 90 लेस हो जाएगा, तो 48 या चलो इधर से कितना आ रहा है? पक्का 76। तो ये अपोजिट जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर क्या बचेगा? n C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन S। तो n C इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन S = 18। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 18% ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया? 18/100 × 2000, 360 आ रहा है। देखो है क्या आंसर? 360। तो ए इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो समझ में आ रहा है हमने क्या किया? तो पहला क्या फाइंड आउट कर लेना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों ही ले रहे हैं, और बाद में नंबर में कन्वर्ट कर लो। चलो हुआ क्या कंप्लीट? अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे यूज करूंगा जो यहाँ सॉल्यूशन आया, जरा ध्यान देना, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 पार्ट इसी के साथ है। और याद रखो कई बार सीए फाउंडेशन में ऐसा ही सम आता है जिसमें सेट में खास तौर से 3-4 सम एक के साथ कनेक्टेड होते हैं, अगर एक भी रॉन्ग होगा तो सारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए जरा ध्यान देना इसको। चलो ये हो गया है सबके पास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब मैं इनके लिए यहां पर वेन डायग्राम जरा ड्रॉ कर रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। टी, कॉफी, स्मोक, ऐसे ही ना? जरा समझने की कोशिश करना, कितने लोग टी ले रहे थे यहां पर, या कॉफी? टी 54 है ना, ये सर्कल 54% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 48% क्या कर रहे थे? कॉफी ले रहे थे 48, और देख लो मैं कहां कहां क्या नंबर लिख रहा हूं, और स्मोक करने वाले थे 64। ये समझ में आ रहा है क्या? हमने एक कैलकुलेशन किया था कि तीनों लेने वाले कितने लोग हैं? 18 लोग, है ना? 18%, ये यहां पर हमने बीच में डाल दिया 18%। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है या थोड़ा सा और बड़ा दिखूं? अब इसके बाद जरा देखते हैं, अब आते हैं वापस से। आउट ऑफ द टोटल 28% यूज सी एंड टी। ये कितना था टोटल? यहां पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। 28 को बता रहा था ये पूरा पोर्शन, उसमें से 18 तो इधर दिख रहा है ना, तो बचा कितना? क्या 28 आ रहा है बैलेंस होके? यस। अब आते हैं नेक्स्ट। 32% यूज टी एंड एस। टी एंड एस ये है ना दोनों, कितने हैं? 32। 32 में से 18 तो दिख रहे ना, तो बचा कितना? ऐसा कंबाइन करके पढ़ना है। फिर उसके बाद 30% प्रेफर्ड सी एंड एस 30, तो यहां कितना बचा? तो समझ रहा है? अब आते हैं वापस, ये पूरा सर्कल 54 को दिखा रहा है ना, 54 में से 24 + 18 42, तो यहां आ गया, तो बचा कितना? 12। चेक कर लेना, मैंने सही बोला है क्या? 18 और 14, यानी कि ये 32 हो जाएंगे। 32 + 10 50, 42 अगर 54 में से माइनस किया तो क्या बचा?
बोलो 12 बच रहा है ना। अब ये पूरा डिफरेंट पार्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे ही आते हैं कॉफी के लिए। कॉफी का पूरा सर्कल कितना था 48, 30 और 10 40 दिख रहा है ना, तो ये कितना है। अब स्मोक वाले थे 64, 32 प्लस 12 44 तो हो गए ना, तो बचा कितना 20। अब हमने सारा डेटा सर्कल के अंदर डाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब जरा ध्यान देना। रेफर टू द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग T and S बट नॉट C। ये समझ रहा है क्या, यही है ना वो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 14% ऑफ 2000, डायरेक्ट लिख दो 280, तो आंसर इज 280। समझ में आया या नहीं। घर पे जाके डायग्राम जरा प्रैक्टिस करना, और इस तरह के कई बार आपके यहाँ सीए फाउंडेशन में क्वेश्चंस आए। अब आते हैं नेक्स्ट। रेफर टू द डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रेफरिंग ओनली कॉफी। ओनली कॉफी यही 8 है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8% ऑफ 2000 इज इक्वल टू 160। सी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया डायग्राम किस तरह से अपने को मार्क करना था। अब आते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस। fx इक्वल टू x प्लस 3, gx इक्वल टू x स्क्वायर, देन g ऑफ fx। याद है ना मैंने क्या बताया था, g, ये क्या पढ़ा जाएगा fx। क्या अपने पास gx मिला हुआ है, यस इट इज। तो इसमें fx की जगह क्या डालना है, सॉरी fx का पहला वैल्यू लेना है। तो पहले fx का वैल्यू कितना है x प्लस 3, तो g क्या आ जाएगा। अब मुझे gx का वैल्यू क्या मिला है, तो x की जगह क्या रिप्लेस करना होगा x प्लस 3, तो आंसर क्या मिल जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, ये पीछे हमने बताया हुआ है आप लोगों को, तो इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वहाँ मैंने शायद लिख के बताया था पुट, और इस तरह से हमारे पास एक्सप्लेनेशन लिखा था। अब आ रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट। इफ fx इक्वल टू, क्या मिला है हमको, fx इक्वल टू 1/1 माइनस x। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द f इनवर्स x। याद है ना इनवर्स फंक्शन, पहला स्टेप पुट fx इक्वल टू y, तो पुट fx इक्वल टू y, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/, इसको रिवर्स कर दो तो ये 1/y हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, ट्रिक क्या था, x का वैल्यू y में चाहिए, तो ये x इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1/, ये उधर जाके माइनस, क्रॉस कर लो तो y माइनस 1/y। तो बाद में मैंने आपको क्या कहा था, याद है ना, कि देयरफॉर आपने इनवर्स लिखते वक्त क्या करना है, जहां भी y था उसकी जगह x माइनस 1/x। कोई ऑप्शन नहीं, सॉरी, बी इज द राइट ऑप्शन, x माइनस 1/x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा।